हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है रीजनिंग। ये मैंने रीजनिंग के लेक्चर की शुरुआत की है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रीजनिंग पे, आप इसे जरूर देखिए। इसमें मैंने रीजनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि रीजनिंग आखिर होती क्या है। जैसे हम सब लोग रीजनिंग पढ़ते तो हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हमें जानना होगा कि रीजनिंग क्या चीज है, ये कहाँ कहाँ आपको हेल्पफुल होती है, ठीक है। और ये आपके मोस्टली सारे एग्जाम्स में आता है। आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो हर एक एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल है यहाँ पे। लाइक यूपीएससी, आईबीपीएस, जैसे आप बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब है। इनफैक्ट आजकल तो हर एक एग्जाम्स में रीजनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है, ठीक है। तो रीजनिंग हर एक फील्ड में आपके इन्वॉल्व है। ओके, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा रीजनिंग के बारे में समझते हैं कि रीजनिंग आखिर है क्या। रीजनिंग जो है, इसे डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, तो अगर हम समझे रीजनिंग को, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, रीजनिंग को हम हिंदी में कह सकते हैं, ये होती है तर्क शक्ति। इसका सेंस आप क्या समझ रहे हो? तर्क शक्ति मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रेन कितना सोच सकता है, ठीक है। आपका ब्रेन कितना लॉजिकल है, वो कितना अच्छे से तर्क कर सकता है, किसी भी चीज पे कितना लॉजिकली सोच सकता है। यही आती है आपकी रीजनिंग के अंडर। रीजनिंग जो पढ़ाया जाता है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का ब्रेन देखा जा सके, वो कितना लॉजिकली सोचता है हर एक क्वेश्चंस को। आपने देखा भी होगा, जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो सब काफी लॉजिकल होते हैं। मीन्स आपको उसमें अपना पूरा ब्रेन यूज करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो रीजनिंग आपका बेसिकली ऐसे ही सब्जेक्ट्स है। अब देखिए, रीजनिंग के टू पार्ट्स किए गए हैं। एक है आपका वर्बल रीजनिंग और एक है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को भाषिक, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे भाषिक तर्क शक्ति भी कहा जाता है। भाषिक तर्क शक्ति भी कहा जाता है। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग को कहा जाता है इसे भाषिक आभाषिक तर्क शक्ति। अब हम इसे समझते हैं, पहले ये क्या होता है। देखिए, जो आपका वर्बल रीजनिंग होता है, वो आपका लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। जबकि आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ये आपका पिक्चर्स पे बेस्ड होता है। पिक्चर कह लीजिए या फिर फिगर्स कह लीजिए, दैट इज डायग्राम्स कह लीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर आते हैं। जबकि जो क्वेश्चंस आपके लैंग्वेजेस बेस्ड होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। अब इसके बाद भी क्या बोला गया, अगर आप इसमें एक और डिफरेंस देखिए, वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक रूल्स, एक लॉजिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ रूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके वर्बल रीजनिंग में होते हैं। जबकि जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, इसमें आपका कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होता। ये टोटली आपके फिगर्स पे बेस्ड होता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके फिगर्स पे बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट जो इनके आपके आंसर भी आते हैं, वो भी फिगर में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी फिगर के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो इसमें आपका कोई रूल बेसिकली वर्क नहीं करता है। जबकि जो आपका वर्बल रीजनिंग है, उसमें आपके कुछ रूल्स वर्क करते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। देखिए, नॉन वर्बल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जबकि वर्बल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू पार्ट्स में। वर्बल रीजनिंग को क्लासिफाई किया गया है जनरल मेंटल एबिलिटी में और एनालिटिकल रीजनिंग में। अब जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है? ये आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म्स में आया, समझ रहे हैं। इसमें आपका मेंटल एबिलिटी पूरी देखी जाती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को समझने में कितने आप समर्थ हैं, कितना आप किसी भी क्वेश्चंस को कितना लॉजिकली कर सकते हैं। जबकि जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, इसको आप कह सकते हो, इसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक आपका रीजनिंग, तर्क शक्ति। मतलब आप किसी भी चीज को कितना तोड़ कर देख सकते हो, कितना उसमें विश्लेषण, कितना उसमें आप ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। तो इस टॉपिक के अंदर रखे जाते हैं, आपके एनालिटिकल रीजनिंग के अंडर आपके ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसको बहुत ही डीप ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि जो जनरल मेंटल
एबिलिटी वाले आपके क्वेश्चन है उसमें आपके कुछ मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। लाइक आपको मैंने दे दिया मान लीजिए सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप ऐसा देख रहे हो कि ये ऐसा आपका मेंटल एबिलिटी टाइप का कुछ यूज हो रहा है, आपका माइंड यूज हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक्स लग रहा है, रूल्स लग रहे हैं, तो वो आपके आ जाते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर। अब हम आगे देखते हैं वर्बल रीजनिंग को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो आप देख सकते हो वर्बल रीजनिंग के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक एनालॉगी, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग एलिमेंट, पजल, जम्बलिंग, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए मैंने वर्बल रीजनिंग के अंदर दोनों का जो क्लासिफिकेशन अभी आपने जस्ट देखा था, जो दोनों के क्लासिफिकेशन थे, इन दोनों के टॉपिक्स को मैंने साथ इसमें कंबाइन करके रखा है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर, जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, ऑड वन आउट, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, ठीक है, एम्बेडेड फिगर हो गए, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मतलब पेपर्स को फोल्ड करना, कट करना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, वेन डायग्राम, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, लाइक आपको फिगर्स गिवन होते हैं और आपको उन्हें कंप्लीट करना होता है। देन काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जैसे आपने देखा होगा आपको फिगर्स में दे के बोल देता है कि आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं या फिर आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं कि इस फिगर के अंडर कितने सारे रेक्टेंगल्स हैं या फिर कितने सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वही हो गया आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर आते हैं, ठीक है, जो कि आपके डायग्राम बेस्ड होते हैं। अब हम देखिए, अब हम एक एक टॉपिक को थोड़ा सा इसका इंट्रो जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए आप, मैं समझती हूँ आपको पढ़ना इजी लग रहा होगा, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हाँ ये एनालॉगी पे है, सीरीज पे है, बट आप उसे एक बार क्लासिफाई तो करना सीखिए, उसे पहचानिए तो कि किस टॉपिक के अंडर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे दे रही हूँ, ये 2-3 लेक्चर में आपका इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेबस का मैंने डीप डिस्कशन रखा है, रीजनिंग का सिलेबस जो है उसके अंदर जितने टॉपिक्स आते हैं वो क्या होते हैं, किसका यूज क्या है, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें डीप में समझेंगे एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहला हमारा है एनालॉगी। एनालॉगी क्या हम समझते हैं, एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, जैसे आप कह सकते हो एनालॉगी का मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटी मतलब लाइक हमशक्ल आप कह सकते हो, मतलब ये चीज इससे कैसे सिमिलर है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो देखिए, मैं मान लीजिए बोलती हूँ कि 2 सिमिलर है 6 के, तो बताओ 4 सिमिलर किसके होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए 2 और 6 में पहले मुझे ढूंढनी होगी सिमिलैरिटी, दोनों में सिमिलैरिटी कैसी है, तो आपको दिख रहा है ना 2 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन 3 कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी भी सिमिलर आप मैं करना चाहती हूँ इसी के जैसा, तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर मैं 4 में मल्टीप्लिकेशन 3 कर दूं तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इट मीन्स ये दोनों कैसे हो गए, अब देखिए 2 और 6 जो है और 4 और 12 ये आपस में कैसे हो गए, ये आपस में सिमिलर हो गए। तो एनालॉगी का मीन्स यही होता है आपका सिमिलैरिटी, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो किस तरह सिमिलर है। द क्वेश्चंस बेस्ड on analogy you are given a pair of words letter having certain relationship। जो आपको इस पे क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें उन वर्ड्स में या फिर उन लेटर्स में जो पेयर्स में दिए होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एंड द गिवन पेयर वर्ड्स ऑफ लेटर इज सेट ऑफ बाय अ कोलोन। ये जो आप सिंबल देख रहे हो, देखिए इसके थ्रू अभी आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे ये साइन यूज किया, ये जो सिंबल है ये आपको दिखाता है कि किस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया कि x, ठीक है, x कोलोन y, देन मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया, देन मैंने यहाँ पे मान लीजिए z और कुछ और ले लिया, मान लीजिए अल्फाबेट, हाँ मान लीजिए क्वेश्चन में या फिर w कुछ भी ले लेता है। तो इसमें हमें क्या हम इसमें क्या समझते हैं कि जो रेशियो साइन है ये आपका सिग्निफाई कर रहा है दैट वर्ड x इज रिलेटेड टू y, जो आपका x वर्ड है ये y से रिलेट कर रहा है। एंड जो ये आपका डबल कोलोन लगता है, ये देखिए आपका डबल कोलोन जो ये सिंबल लगता है ये सेपरेट करता है गिवन पेयर, ठीक है, जो आपका ये पेयर गिवन है, देखिए ये एक पेयर और ये एक पेयर, इन दोनों को ये सेपरेट करता है और ये स्टैंड्स फॉर, मतलब इसे कहा जाता है इन द सेम वे। इसका सेंस आप समझ सकते हैं, इन द सेम वे का मतलब क्या हुआ कि ये चीज इसके सिमिलर है, ये चीज इसके सेम है, या फिर आप इसकी जगह डायरेक्ट इक्वल टू का भी सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डबल कोलोन का सिंबल है ये आपको स्टैंड करता है इन द सेम वे का सेंस,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एनालॉजी पे बेस्ड। अब एनालॉजी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए इसको डिवाइड किया गया फॉलोइंग टाइप से, मतलब नंबर एनालॉजी। आपको नाम से तो आइडिया लग रहा होगा कि अगर नंबर एनालॉजी रिटन है, इट मीन्स जो आपको सिमिलैरिटी दी होगी वो नंबर्स के दी होगी। लाइक आपको गिवन होगा, मान लीजिए 2:4 गिवन है, एंड देन आपको डबल कोल मतलब ये इसके सिमिलर है। किस तरह, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर गिवन है 4 एनीथिंग क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं। तो आपको इनकी भी सिमिलरिटी देखिए, और आपने देखा कि यहाँ पे देखिए नंबर यूज हुए हैं। इसी तरह अगर मैं लेटर की बात करूं तो लेटर्स यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यूज किया कि ए सी, ठीक है, मैंने ऐसे यूज किया। अब ये इसके सिमिलर है किसके, मान लीजिए ए सी है और मैंने यूज कर लिया डी एफ, ऐसे मैंने यूज किया। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये इसके किस तरह सिमिलर है। और देखिए यहाँ पे यूज क्या हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है लेटर्स का, समझिएगा। तो जब लेटर्स का यूज होगा तो हम बोलेंगे लेटर एनालॉजी, जब नंबर्स का यूज होगा तो हम बोलेंगे लेटर की एनालॉजी। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड एनालॉजी, तो मीन्स कोई ना कोई वर्ड होगा जो कि उससे रिलेट करेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर एक वर्ड्स गिवन होगा, उसके थ्रू आप देखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला कि मान लीजिए कि फ्लावर जो है वो रिजेंबल कर रहा है पेटल्स को, तो बताइए जो आपका बुक्स होगा वो किसको रिजेंबल करेगा। अब आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो एक बात बताइए, फ्लावर में क्या होते हैं, फ्लावर में होते हैं पेटल्स, आपके मतलब आपके होते हैं लीव्स, पत्तियां होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग बुक्स में क्या होते हैं, बुक्स में आपके होते हैं पेजेस। तो आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे। तो ये देखिए ये एक प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, समझ रहे हैं। लेटर से ही तो वर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ड का आपको देखना है सिमिलरिटी क्या है, जबकि लेटर एनालॉजी में आपको लेटर के थ्रू देखना था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज। समझते हैं सीरीज क्या होता है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि सीरीज होती क्या है। सीरीज इज नथिंग स्पेशल, बट ठीक है हम इसको भी समझते हैं। देखिए सीरीज क्या है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है लेटर्स का, नंबर्स का, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच टर्म इन द सीरीज इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब देखिए जो आपका सीरीज होता है वो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। या फिर आपका लेटर्स का होगा, लाइक ए बी सी ऐसे ऐसे आपको गिवन होगा, एंड देन आपका कहीं ना कहीं ब्लैंक मिलेगा, फिर आपको उसको फिल करना होगा। या फिर आपका नंबर्स हो सकता है, या फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक। इट मीन्स आप कह सकते हो नंबर्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। फिर हम क्या बोलेंगे कि अ पर्टिकुलर प्लेस इज लेफ्ट ब्लैंक इन अ सीरीज। अब इसमें आपको बताया गया कि एक पर्टिकुलर प्लेस लेफ्ट होता है और स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल सी बात है ना, जब आपको प्लान गिवन होगा तो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस पे फिलिंग करें। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस के थ्रू जो बच्चा होता है उसका एबिलिटी देखा जाता है कि वो कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। मीन्स आपने देखा होगा ना कभी कभार कितने बड़े बड़े नंबर्स की सीरीज आती है। लाइक आपको मान लीजिए मैंने दे दिया 2 दे दिया 10 दे, तो ये तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ना। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप नेक्स्ट तुरंत बता लोगे कि इट मीन्स क्या आ गया, आपका नेक्स्ट आ गया 250, तुरंत आपने बता लिया। जबकि अगर कोई बड़े बड़े सीरीज हो तो आप सोचने लगते हो, समझ रहे हैं। तो इसके थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू देखा जाता है कि बच्चा कितनी तेज कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, बच्चे का दिमाग कितना चलता है, स्टूडेंट का दिमाग कितना चल सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन किसके अंडर आ रहे हैं, रीजनिंग के अंडर। और रीजनिंग मीन्स क्या होता है, आपका तर्क शक्ति का विकास करना, मतलब आप कितना सोच सकते हो, ठीक है, इसका आपका विकास करता है। अब आप थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपका, सीरीज इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब सीरीज को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अब समझ ही रहे होंगे, नंबर सीरीज मीन्स आपका नंबर्स यूज होगा, लाइक 1 2 3 सो ऑन, एंड द लेटर्स में आपका ए बी सी डी यूज होगा, एंड अल्फान्यूमेरिक में आपका बोथ यूज होगा, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक आप नाम से समझ रहे होंगे, अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर, इट मीन्स A1 B2, समझ रहे आप, इस टाइप से आपकी सीरीज यूज होगी जिसमें आपका लेटर और अल्फाबेट दोनों ही शामिल होगा, आपका नंबर और अल्फाबेट। तो ये था हमारा सीरीज का टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। समझते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग various objects on the basis of their common properties like shape, size, color, category, etc. एंड फाइंडिंग द ऑड ऑब्जेक्ट ऑन द ग्रुप। क्लासिफिकेशन से आप क्या समझ रहे हो, पहले बताइए। क्लासिफाई करना मतलब कोई चीज अलग करना। क्लासिफाई अब हम किस बेसिस पे कोई चीज करेंगे, लाइक आपने बचपन में भी ये सब क्वेश्चंस किए होंगे ऑड वन आउट वाले, ठीक है। अगर मैं आपको चार
4 एनिमल्स के नेम दे दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको दिया लॉयन, फिर मैंने आपको दे दिया टाइगर, फिर मैंने आपको दे दिया पैरेट, और फिर मैंने आपको दे दिया रैट मान लीजिए। तो आपको दिख रहा है ना, अगर मैं इसमें ऑड वन आउट पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पैरेट। ये मैंने कैसे बताया? क्योंकि ये तो भाई फ्लाई करता है ना, और ये सारे सिमिलर हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर इसके शेप के अकॉर्डिंग, या साइज के अकॉर्डिंग, या कलर के अकॉर्डिंग, या कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आ गया आपका बर्ड में, ठीक है, पैरेट आपका बर्ड के अंडर आ रहा है, जबकि ये सब आपके एनिमल्स के अंडर जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है और जो ऑड ऑब्जेक्ट को निकाला जाता है, वही आपका होता है क्लासिफिकेशन प्रोसेस। अब हम समझते हैं आगे क्यों। ऑल द आइटम्स एक्सेप्ट वन, ठीक है, सारे आइटम्स को एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ दिया जाता है, फॉलो सर्टेन रूल और हैव सब कॉमन क्वालिटीज अमंग देम, वन दैट इज डिफरेंट इज क्लासिफाइड एज ऑड। नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि क्या होता है, ये सारे के सारे सिमिलर होंगे, जबकि इसमें कोई एक आपको डिफरेंट दिखेगा जिसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, तो उसे ही हम क्लासिफाई कर देते हैं एज ऑड। अब समझ लेते हैं, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का भी 3 टाइप्स है। क्या है? नंबर क्लासिफिकेशन, देन अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, देन वर्ड का क्लासिफिकेशन। मतलब जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें नंबर्स का क्लासिफिकेशन होगा। जैसे अगर मैं आपको यहीं पे मान लीजिए मैंने आपको कुछ प्राइम नंबर्स लिख के दिए 3, 5 एंड देन आपको मैंने मान लीजिए दे दिया 10 एंड देयर 2। अब मैंने आपसे कहा है इसमें ऑड वन आउट छाटिए, तो आप क्या करोगे? आपको दिख रहा है ना, अब देखिए आप कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो इसमें सेट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वही चीज सोचिए जो इसमें सेट हो रही है, ठीक है। आप कोई डिफरेंट भी तरीके से, बट आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखिए तो 3 है, 5 है, 2 एंड 10 है। आप दिख रहे हैं ना आपको ये सारे नंबर्स कैसे हैं? सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, जबकि ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा हो गया ऑड वन आउट। इसी तरह आप अल्फाबेट पे भी क्वेश्चन देखेंगे एंड वर्ड क्लासिफिकेशन पे भी। ऐसे आपके जो वर्ड्स गिवन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे। जैसे अभी मैं यहीं पे ये बात कह सकती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड्स ही तो लिए थे, लॉयन, टाइगर, पैरेट, रैट, और देखिए एक वो मेरा डिफरेंट निकल गया। क्यों हुआ? उसका रीजन दूसरा है, लाइक बर्ड है तो मैंने उसे अलग से क्लासीफाई कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना होता है ऑड वन आउट, मतलब जो आपको ऑड दिख रहा है उसे हमें बाहर भगा देना होता है, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा क्लासिफिकेशन टॉपिक क्या है। अब हम बढ़ते हैं अल्फाबेट टेस्ट की ओर। अल्फाबेट टेस्ट क्या है? अल्फाबेट टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर as they appear in the dictionary or arranged in the some specific other way। मतलब आप समझिएगा इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका अल्फाबेट टेस्ट होता है ये आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये आपके सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि वो डिक्शनरी में अपेयर होते हैं। जैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, ठीक है, और मैंने कहा उसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए, ठीक है। तो जब तक आपको इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज नहीं होगा, आपको डिक्शनरी का नॉलेज नहीं होगा, तो आप उसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है ये रिक्वायर करता है द नॉलेज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो आपके ए से जेड तक के अल्फाबेट होते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का सेंस क्या? आप बोलोगे मेरे को तो एबीसीडी आती है, यहाँ एबीसीडी से खाली काम नहीं चलेगा। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ये जो ए टू जेड जितने लेटर्स हैं आपको इन सब का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देन आपको ऑपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तब भी आपको उसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे z का भी आपको प्लेस वैल्यू दिख रहा होगा 26, जबकि अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, मतलब z पहले लिखूं देन x देन y देन x, तो आप क्या बोलोगे? तब आपका z का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? तब आपका आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और आपको डिक्शनरी का यूज पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए रैट वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा या आपका कोई भी वर्ड लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया रैन, ठीक है, मान लीजिए दो मैंने से लिया। अब मैं आपसे पूछू दोनों में से डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, तो आप पहला वर्ड देखोगे आर, आर आपका सेम है, ए आपका सेम है, और फिर जब आप अल्फाबेट को रीड करोगे तो देखिए एन आपका पहले आता है। इट मीन्स डिक्शनरी में आपका रैन पहले आएगा फिर ये आएगा रैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने कैसे बता दिया कि मैंने जब मुझे लेटर का ऑर्डर आता था तभी तो मैंने ये बात बताई कि एबीसीडी में एन पहले आता है बाद में टी आता है।
समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट का ऑर्डर्स पता होना चाहिए, डिक्शनरी का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट टेस्ट आर बेस्ड ऑन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और टू डिटेक्ट अ रूल इन विच दे आर अरेंज्ड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं अल्फाबेट टेस्ट पे, ये एक ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, हमें ये चीज डिटेक्ट करना होगा कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा रहता है ना कि मान लीजिए आपकी कुछ सीरीज दी हुई है, फिर आप बोलते हो ना कि इसमें +2 हो रहा है या फिर +3 हो रहा है, फिर अगेन आप बोलते हो कि हाँ जब यहाँ पे +3 हो तो यहाँ पे +3 होगा, इट मीन जो आपका फाइनल आंसर आएगा वहां पे +3 होगा। तो ये क्या किया, ये आपने एक रूल ही तो किया डिपेक्ट। समझ रहे हैं, ये आपने एक रूल ही तो पहचाना कि इस ऑर्डर में कौन सा रूल लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका होता है अल्फाबेट टेस्ट। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पे देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। 3 टाइप्स के आपके अल्फाबेट टेस्ट होते हैं। जैसे पहला आपका होता है लेटर वर्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चंस में क्या आता है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे देगा, मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड दे दिया, ठीक है, कोई भी आपने मान लीजिए वर्ड ले लिया, अब वर्ड से आपको बोलेगा कि ये बताओ कि इसमें कितने इंग्लिश के अल्फाबेटिकल पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स में। फिर वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स, ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपको लेटर्स गिवन होते हैं, फिर आपसे बोलते हैं बताओ, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया SI और K और L, मैंने आपस से 4 लेटर्स दे दिए, अब मैंने कहा बताओ इसमें कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कहाँ पहुंच जाते हैं इसमें। तो देखिए जब तक आपको अल्फाबेट का ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है, और आपको नहीं पता होगा कि इसके ज्वाइन करने से वर्ड्स क्या बन सकते हैं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पता होने चाहिए जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगते हैं। देन आता है मिक्स प्रॉब्लम। इसमें जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आगे, आपको कोई भी वर्ड गिवन है, अब आपसे बोलता है कि अगर मैं इसको क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं, या फिर मैं पहले वॉवेल लिखूं फिर कॉन्सोनेंट लिखूं, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे समझ के ही हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन डीपली बताऊंगी। मैं अभी आपको यहाँ पे बस इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस टॉपिक के अंडर रखोगे। ठीक है, लाइक सीरीज का क्वेश्चन आया तो आप बताओगे कि ये सीरीज का क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन दे दिए तो आप तुरंत अब ये बात पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन आपका हो गया एनालॉजी का। समझ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको आपके लिए रखा ताकि आपको ये बातें समझ में आ सके। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसे हम समझते हैं ये क्या होता है। नंबर एंड टाइम सीक्वेंस जो होता है आर अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन्स ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ये जो आपको गिवन होता है ये नंबर और टाइम का सीक्वेंस होता है, जिसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन्स का होता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, और आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसकी गिवन होती है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ये सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कि 5,4,6 ऐसे ऐसे, मान लीजिए मैंने कुछ लेटर्स भी बीच में डाल दिए, कुछ सिंबल्स भी डाल दिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी 6 या फिर हाउ मेनी 5 आर प्रेसिडेड बाय 4 बट नॉट 6। तो देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो आपको मैंने दिया नंबर का टेस्ट, मतलब मैंने कुछ नंबर्स इसमें इंक्लूड कर दिए, कुछ सिंबल्स इंक्लूड कर दिए। अब मैं आपसे टेस्ट ले रही हूँ नंबर का कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि वॉवेल से फॉलोड होंगे या फिर कॉन्सोनेंट से नहीं होंगे या फिर फोर से फॉलोड होंगे। समझ रहे हैं, तो इसमें आपको एक गिवन कंडीशंस होती है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इंक्लूड होता है नंबर टेस्ट। सबसे पहले समझते हैं नंबर टेस्ट क्या हुआ। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस a number or a set of numbers or a series of digits। देखिए इसमें ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको नंबर्स रहते हैं, सेट ऑफ नंबर्स या फिर सीरीज रहता है डिजिट्स का, इज गिवन एंड द कैंडिडेट आर आस्क्ड टू फाइंड आउट डिजिट्स फॉलोइंग सर्टेन गिवन कंडीशन। समझ रहे हैं, मतलब आपको जो फाइंड आउट करना होता है उसमें से जो आंसर फाइंड आउट करना होता है वो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना होता है। अब जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के गिवन होते हैं। ठीक है, जबकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, आपको मान लीजिए सीरीज गिवन है, अब आपसे ये बोला कि हाउ मेनी 5 आर प्रेसिडेड बाय 4 बट नॉट बाय 6, ऐसे करके। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेड का सेंस क्या होता है, फॉलोड का सेंस क्या होता है। समझ रहे हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट।
This test is designed to test a candidate ability in understanding time sequence. To solve such type of problems, a candidate must have a proper knowledge regarding calendar and clock. समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे इंक्लूड होते हैं पहले हम ये समझते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक लड़की है, ठीक है रेखा, मान लीजिए वो 7:20 पे निकलती है अपने घर से। अब वो 15 मिनट कहीं रुक जाती है, फिर वो अपने ऑफिस पहुंचती है। तो बताइए वो कितना उसको कितने टाइम पे वो ऑफिस अपने पहुंची। समझ रहे हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आपको जब तक घड़ी देखना नहीं आएगा, आपको क्लॉक नहीं बताना आएगा, आप कैसे ही सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि 7:20 कैसे बज रहा है, और 7:20 अगर बज रहा है उसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि 15 मिनट बाद कोई इंसान यहाँ पे है, तो 15 मिनट आप उसमें ऐड करोगे। फिर वो बंदे फिर कहीं और गया, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर वो कहीं और गया, तो बताओ अब वो कहाँ पे है, या फिर उसे कितना टाइम लगा कोई वर्क करने में। या फिर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि कोई बंदा घर से निकलता है और उसे पहुंचते पहुंचते इतना वक्त लग जाता है। समझ रहे हैं? देखिए सारा खेल जो आपका है ये है टाइम का। ठीक है, इसमें एक टाइम का सीक्वेंस चलता रहता है कि ऐसे हुआ वर्क, फिर ऐसे हुआ, एएम हो गया, पीएम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग के लिए एएम यूज होता है, ठीक है, एंड आफ्टरनून के लिए पीएम यूज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप कर लेंगे, जब आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो रीजनिंग के काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल का फेवरेट होता है रीजनिंग। रीजन यही है क्योंकि इसमें आपका माइंड बूस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपका आप एकदम निचोड़ के सोचते हो किसी भी क्वेश्चंस को कि आप उसे किस तरह कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी ब्रॉड थिंकिंग हो जाती है करते करते, ठीक है, क्वेश्चंस को। लेकिन हर एक कंसेप्ट को हम समझते हुए क्वेश्चंस को फिर करेंगे साथ साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे के क्वेश्चंस को, सॉरी, आगे के कुछ टॉपिक्स को लेके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, पहले उसका डीप डिस्कशन रखेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। फिर आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहना है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, कुछ भी आपका डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं कुछ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कुछ सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम जैसे जैसे एक एक टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को आपको सेंड करेंगे और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यस, मैं आपको कुछ पीडीएफ के नोट्स आपको दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।